नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और कोरोना वायरस पे हमारे इस खास शो में आपका स्वागत है। एनडीटीवी और गूगल की खास मुहिम वैक्सीनेट इंडिया। ताजा खबरें ये बता रही हैं कि हमारे देश में जो सेरो सर्वे हुआ है उसके मुताबिक हमारे देश के करीब 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके शरीर में कोई एंटीबॉडी नहीं है, यानी कि उनको अभी भी कोरोना वायरस का खतरा है। लेकिन एक बड़ा तबका उन लोगों का भी है जिनके शरीर में एंटीबॉडी पाई गई है। जरा मैं आपको बताती हूं इस सर्वे के बारे में। अगर इस पर हम हल्का सा नजर डालें, जो खबर बनी थी वो ये कि 2/3 भारतीयों के अंदर जिनकी उम्र 6 साल से ऊपर है उनके अंदर कोविड की एंटीबॉडीज पाई गई हैं। ये हमारे सेरो सर्वे में निकल कर आया। और अगर हम इसे परसेंटेज के हिसाब से देखें तो करीब 67.6% ऐसे लोग हैं, ये परसेंटेज के हिसाब से है हमारी जनसंख्या का, जो कि इस वक्त अपने शरीर में एंटीबॉडीज लेकर बैठे हैं, यानी कि उनके अंदर एक सुरक्षा है, प्रोटेक्शन है इस वायरस को लेकर। इससे पहले जो सेरो सर्वे हुआ था, जो कि सेकेंड वेव से यानी कि दूसरी लहर से पहले हुआ था, उस वक्त जो देखी गई थी सेरो प्रेवलेंस वो 21% की थी, यानी कि दूसरी वेव के बाद लोगों का एक्सपोजर इस वायरस की तरफ हुआ और एक बड़ा उछाल देखा गया है उन लोगों के अंदर जिनके अंदर शरीर में एंटीबॉडीज हैं, यानी कि उन्हें सुरक्षा मिलती है इस वायरस से। अब 40 करोड़, जैसा कि मैं आपको बता रही हूं, ऐसे भी हैं जिनके अंदर कोई सुरक्षा नहीं है। इन्हें क्या चीज की जरूरत है? इन्हें जरूरत है वैक्सीनेशन की, और ये वैक्सीनेशन उनको लगवाना बेहद जरूरी हो जाता है और बेहद आसान भी है अगर वो कुछ छोटी सी जानकारियां जुटा लेते हैं। और इस जानकारी को जुटाने के लिए वो आसानी से एक छोटी सी गूगल सर्च कर सकते हैं, जैसे कोरोना वैक्सीन, और उनके सामने काफी सारी जानकारी आ जाती है। जैसे मैंने जब यहां किया तो टीकाकरण की जो जानकारी आती है मेरे सामने, उसमें हमारे देश में इस वक्त टीकाकरण का अभियान कैसा चल रहा है उसका ताजा हाल लेटेस्ट जानकारी वो सामने आ जाती है। इसके अलावा इस तरह के कुछ रिसोर्सेज भी हैं हमारे पास जिनको आप एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई खबरें सुननी है, उसके बारे में जानकारी पानी है, इसके क्या दुष्प्रभाव हैं ये आप जान सकते हैं, नए नए वेरिएंट्स और वैक्सीन के बारे में पूरी जानकारी आपके पास आ जाएगी, रजिस्ट्रेशन को लेकर जानकारी, और यहां तक कि कितना असरदार है ये टीका, इसके बारे में आपको जानकारी मिल सकती है। और भी कई तरीके के रिसोर्सेज आपको यहां मिल जाएंगे। सिम्टम्स के बारे में आप जान सकते हैं, मानसिक स्वास्थ्य आप किस तरह से अगर उस पर असर पड़ रहा है उसके बारे में आप कुछ जानना चाहते हैं तो वो सारी जानकारी आपको इस तरीके से मिल सकती है। तो उम्मीद करते हैं अगर आपका नंबर आता है, आपका स्लॉट बुक होता है, तो आप अपनी वैक्सीनेशन जरूर कराएंगे। ये तो हम सभी जानते हैं कि टीका ही इस महामारी का तोड़ है। ऐसे में हमारे देश में जो टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा है उसकी स्थिति कैसी है, उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर एनके अरोरा जुड़ गए हैं, जो कि प्रमुख हैं कोविड-19 वर्किंग ग्रुप ऑफ द नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन के। शुक्रिया डॉक्टर अरोरा हमसे बात करने के लिए। कोविड टीकाकरण का अभियान भारत में कैसा चल रहा है और हम कब तक उम्मीद कर सकते हैं कि भारत में इतने लोगों को टीका लग जाए कि वो वायरस को रोकने लायक स्थिति हो? अंजलि, धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। जैसा कि आपको मालूम होगा कि आज शाम तक करीब 42-43 करोड़ डोजेस दी जा चुकी होंगी और प्रयास है कि इस महीने के अंत तक, यानी अगले 8 या 7-8 दिनों में, 9 दिनों में, कुल मिलाकर के हमारा ध्येय था जनवरी में कि 45 और 50 करोड़ डोजेस के बीच में दे जा सके। अगले 5 महीने के लिए भारत सरकार ने लगभग 135 करोड़ डोजेस का इंतजाम किया है और उसकी पाइपलाइन जिस तरीके से हम लोगों ने सोची हुई है बिल्कुल वैसी ही बनी हुई है। तो अगर कुल मिलाकर के देखें कि अगर 45 करोड़ और 135 करोड़ हो तो करीब 180 करोड़ डोजेस हो जाती है हमारे लिए। 18 साल से ऊपर कुल मिलाकर के 92-94 करोड़ लोग हैं। इसका मतलब यह है कि अगर साल के आखिर तक हम सब लोग जिस तरीके से उत्साह से टीका लगा रहे हैं और वो लगता चला जाता है और टीके की उपलब्धता हमारी बनी रहती है और जिसकी पूरी उम्मीद है, तो हम अपने जो
एक पूर्व निर्धारित जो हमारा लक्ष्य है उसको बहुत आसानी से प्राप्त कर लेंगे। आप एक सवाल जो कहना चाह रही थी और वो मैं उसको पूरा करता हूं कि इतने लोगों को टीका लग जाए कि जिससे कि वो जिसको हम कहते हैं कि भाई हर्ड इम्यूनिटी हो जाए, तो हमें लगता है कि उसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए यहाँ पर कि हम टीकों की कमी की वजह से ऐसी कोई समस्या होगी, क्योंकि जितने व्यक्ति हैं उनके लिए उचित मात्रा में टीकों का अरेंजमेंट किया गया है। जी बिल्कुल। अगर हम आपने हर्ड इम्यूनिटी की बात की तो उसी से हमने देखा सेरो सर्वे जो अभी आया उसमें हमने देखा कि करीब करीब 67 से 68% लोगों को के अंदर एंटीबॉडी देखी गई है, लेकिन 40 करोड़ लोग अभी भी ऐसे हैं जिन्हें कोविड-19 का खतरा है। तो कैसे इंश्योर किया जा सकता है, कैसे ये तय किया जाए कि ये 40 करोड़ सेफ रहें, सुरक्षित रहें? तो ये जो है इसको ये जानने की समस्या, एक जानने का प्रयास करने की आवश्यकता है कि पहली बात तो यह है कि ये 40 करोड़ एक शहर में नहीं रहते या एक प्रांत में नहीं रहते, ये पूरे देश में छितरे हुए हैं, फैले हुए हैं। और अब हमें लगता है कि जो डेटा है वो दिखाता है कि जो सीरो पॉजिटिविटी है 60% से 80% तक है, यानी कहीं पे 40% लोग अभी नेगेटिव हैं और कहीं पे 20% लोग नेगेटिव हैं। और ये भी जानने की जरूरत है कि अभी भी हमारी ये दूसरी वेव पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इनमें करीब 50-60 जिले ऐसे हैं जहां पर अभी भी काफी तेजी से संक्रमण चल रहा है। केरल है जिसके बारे में हम सबको मालूम है, और नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स है वहां पर भी कई जगह भी जो टेस्ट पॉजिटिविटी है वो 10 से 15% के बीच में, यानी कि अब एक तरह से दूसरी लहर का पूछ रह गई है। तो जब तक ये खत्म होती है तो करीब 70% लोग ओवरऑल पूरे देश में पॉजिटिव हो जाएंगे। अब मैंने जानबूझ के ये मसला उठाया हर्ड इम्यूनिटी का। हर्ड इम्यूनिटी असल में एक मेरे हिसाब से मिथक है। मतलब हम पोलियो का जब उदाहरण देखते हैं तो वहां पर भी ये कहा जाता था कि 80% लोग जो है उनको टीका लग जाए तो पोलियो का उन्मूलन किया जा सकेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऑलमोस्ट 97-98% लोगों को जब टीका लग गया, बच्चों को लग गया, तब जाकर के हम देश में से पोलियो को हटा सके। अब यहाँ पर वायरस हटाना तो नहीं है, हमें कंट्रोल करने की जरूरत है। तो एक तरफ तो हमारे अगर 60-70% लोग जो हैं चारों पूरे देश में अगर संक्रमित हो चुके हैं, दूसरी तरफ करीब 80-90% लोगों को टीका भी लग जाता है, तो हम बहुत अच्छी स्थिति में होंगे। और एक चीज ये बहुत अच्छी बात है कि पिछले जो हमारा 1-1.5 महीने का जो अनुभव है, और अगर आपने कोविन डैशबोर्ड को कभी आपने देखा हो, उसमें रूरल और अर्बन दोनों तरफ टीकाकरण बड़ी तेजी से चल रहा है। लगभग 2/3 60 से 65% लोग रोजाना टीके जो लग रहे हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में लग रहे हैं। यानी कि हमारी जो पॉपुलेशन है इस समय जो पूरा का पूरा हम लोग हैं, वो ऐसा नहीं है कि कुछ एरिया बिल्कुल ही छूट जाएंगे। और समय के साथ हमें ये पूरी कोशिश करनी होगी कि अगर कोई एरिया छूटेगा तो वहां पर तीसरी लहर का या आगे आने वाले समय में वायरस का बहुत अधिक प्रभाव पड़ सकता है। तो ये कोशिश की जा रही है कि पूरे देश में अच्छी तरीके से कोई भी दूर दराज का एरिया भी ना छूटे और सबको टीका मिलता है जी। और जब टीका भी मिल जाए और 60-70 लोगों में सीरो पॉजिटिविटी हो, तब हम कहेंगे कि वायरस का संक्रमण काफी हद तक नियंत्रण में आ जाएगा, उसका प्रसार कम हो जाएगा, और आगे आने वाले समय में जैसे जैसे अब समय बीतेगा तो बीमारी के ज्यादा भयंकर रूप लेने का संभावना बहुत कम हो जाएगी, जैसा कि हमने पिछले 3 महीने 4 महीने में देखा। तीसरी लहर की आप बात कर रहे हैं, तो अगर कोविड टीके का अगर सिंगल डोज भी मिलता है लोगों को तो इसका कितना असर होता है? क्या इससे हम तीसरी लहर को दूर रख पाएंगे सिंगल डोज देके सबको? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत मजेदार सवाल है। ये बार बार पूछा जाता है
क्योंकि हमारे देश में हुआ यह है कि इस समय लगभग 25% जो टीके हैं लोग हैं उनको तो मतलब जो कुल 42 करोड़ टीके दिए गए हैं उसमें से करीब 7-8 करोड़ ऐसे हैं जिनको 2 टीके मिले हैं। बाकी करीब 22-23 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको केवल एक टीका मिला हुआ है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि एक ही टीका मिला है। तो एक टीके मिलने के बावजूद भी जो है 2 तरह की बचाव होता है टीके से, और ये हमें अच्छी तरीके से समझने की जरूरत है। और एक पहला यह है कि टीका प्रभावी, जो हम आमतौर पे वैक्सीन एफिकेसी की बात करते हैं कि भाई 60% है, 70% है, एक टीके की एफिकेसी 30-35% की बात होती है। यहां पर ये जो एफिकेसी है वो जो लक्षण वाली साधारण बीमारी है उसके प्रति भी प्रतिरोधक क्षमता है जी। लेकिन दूसरी दो इसके और परिप्रेक्ष्य हैं, 2 और एस्पेक्ट्स भी हैं। एक कि हर समय जो एक पब्लिक हेल्थ के हिसाब से और एक इंडिविजुअल व्यक्तिगत तौर पे भी हमें देखना होता है कि बीमारी का गंभीर रूप ना ले और मृत्यु होने की संभावना कम हो जाए और अस्पताल में दाखिल होने की जरूरत ना पड़े। तो ये देखा गया है कि एक टीका भी जो है 85 से 90% तक उसमें प्रतिरोधक क्षमता पैदा करता है। अच्छा। और अगर 2 टीके लग जाए तो 95% से ऊपर हो जाता है। कहने का मकसद यह है कि अगर जिन्होंने एक टीका लगाया है उनसे हमारा अनुरोध है कि दूसरा टीका लगाएं, जिससे कि उनमें प्रतिरोधक क्षमता पुख्ता हो, अच्छी तरीके से वो प्रभावी तौर पे काम करे। और यही कारण है कि कई जगह पे अब आज जैसे दिल्ली में खाली दूसरे टीके के लिए वैक्सीन उपलब्ध करी जा रही है, पहले टीके के लिए नहीं दी जा रही। इसका कारण यह है कि ये जानबूझ के पुश किया जाता है कि भाई आप अब दूसरा टीका आके लगवाएं। लेकिन अगर एक टीका भी लगा होता है तो गंभीर बीमारी और मृत्यु से बचाव की संभावना 85 से 90% रहती है, और ये हमारी दोनों वैक्सीन के लिए जी। और बाकी आगे आने वाले समय में भी जो वैक्सीन आएंगी वो इसी तरीके से ही काम करेगी जी। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ जुड़े और आपने टीकाकरण अभियान पर ये पूरी जानकारी दी। शुक्रिया। फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर नरेश त्रेहन और कुछ और पहलुओं पर डालेंगे नजर। गूगल और एनडीटीवी की खास मुहिम वैक्सीनेट इंडिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये तो हम सभी जानते हैं कि कोरोना से ठीक होने के बाद भी एहतियात बेहद जरूरी है। सिर्फ कमजोरी ही नहीं, कुछ और परेशानियां भी हो सकती हैं जिन पर नजर रखना जरूरी है। इसे हम पोस्ट कोविड भी कहते हैं। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर नरेश त्रेहन जुड़ गए हैं, जो कि सीएमडी हैं मेदांता अस्पताल गुरुग्राम से। शुक्रिया डॉक्टर साहब। पोस्ट कोविड ये शब्द हम लोग अक्सर सुनते रहते हैं, लॉन्ग कोविड ऐसा भी सुनते हैं। ये एक बड़ा चैलेंज हो गया है अब हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए। तो ऐसे कौन से ज्यादातर पाए जाने वाले लक्षण या ऐसी कौन सी दिक्कतें हैं जो लोगों को आमतौर पर सता रही हैं? तो ऐसा है कि जो कोविड हमारी सारी बॉडी को इफेक्ट करता है। शुरू में तो ये गलतफहमी थी कि सिर्फ फेफड़ों को करता है, पर ये सही नहीं निकला। तो इसके अंदर आप ऊपर से लेके नीचे तक देखेंगे तो अगर जो सबसे ज्यादा जो आता है वो आ रहा है कि बॉडी में बिल्कुल स्टिफनेस और मसल पेन बहुत हो रहा है। ये सबसे ज्यादा कॉमन हो रहा है लोगों को। दूसरा, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, प्रोलॉन्ग्ड ब्रीदिंग प्रॉब्लम, मतलब महीना 6 हफ्ते 2 महीने लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है जब तक लंग्स हील हो। तीसरा, जो सब और कॉमन जो कंप्लेन आ रही है वो ये है कि मेरा दिमाग क्लियर नहीं है, मुझे ब्रेन फॉग सी लगती है कि मेरी थिंकिंग में बड़ा स्लो डाउन हो गया है और फटीग सी लगती है जी। सो ये तो हो गए जो सिंपल चीजें हैं जो ठीक हो जाती हैं ओवर अ पीरियड टाइम। बट जो चीजें ठीक नहीं होती वो उसमें है कि हार्ट के ऊपर इन्फ्लेमेशन आ जाए तो हार्ट का फंक्शन कमजोर हो जाता है। किडनीज के ऊपर इफेक्ट पड़ता है तो लॉन्ग टर्म किडनी फेलियर हो सकता है। लिवर के ऊपर अगर जो है तो लिवर की फंक्शनिंग भी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। तो ये तो बहुत सीरियस हो जाते हैं कि किसी को लॉन्ग टर्म हार्ट प्रॉब्लम हो जाए, कि लिवर प्रॉब्लम हो जाए या किडनी प्रॉब्लम हो जाए।
सो ये जो लॉन्ग कोविड की जो अब डिस्कवरी हो रही है, लोगों को 3-3 महीने तक तकलीफ हो रही है, और कई जिन लोगों को इंडिया से पहले हुआ था उनके भी अभी रिपोर्ट्स आनी शुरू हुई है कि लोगों को 6-6 महीने तक प्रॉब्लम आ रहे। तो इसीलिए इसका मतलब सिर्फ ये बनता है पब्लिक के लिए कि कोविड को एट एनी कॉस्ट अवॉइड करना है, क्योंकि इसका ये मतलब नहीं है कि होगा जिसको वो एकदम ठीक हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी तादाद में लोग हैं जो ठीक होने के बावजूद भी अभी ठीक नहीं, उनको ये प्रोलॉन्ग सिम्टम्स चले जा रहे हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग जो एसिम्प्टोमेटिक रहे हों लेकिन पॉजिटिव हो गए, उन्हें कोविड का संक्रमण था, उनमें भी इस तरह की कोई बाद में जाकर के कोई परेशानियां आई? ये सिर्फ उनको होता है जो सिम्प्टोमेटिक रहे और उनको बीमारी हुई थी प्रॉपरली? नहीं, ये जो है, मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि हम, क्योंकि इसको किसी को कोविड के बिहेवियर का पता नहीं था, शुरू में जिन लोगों को बिल्कुल थोड़ा सा ही हुआ, सिर्फ पॉजिटिव निकले, यंग लोग थे जो एक्सरसाइज के आदी थे, उन्होंने अगर जो एक्सरसाइज जल्दी शुरू कर दी, क्योंकि उनको ज्यादा तकलीफ हुई नहीं थी, उन्होंने जो एक्सरसाइज की, उनमें से कई लोगों को, युवाओं को इर्रेगुलर हार्ट बीट हो गई और कोलैप्स हो गई। तो इसीलिए हमने ये वार्निंग देनी शुरू करी, जब हमने भी ये सीखा कि ये खतरनाक है, ये वायरस जो है ये हार्ट को भी इन्फ्लेमेशन करता है, तो इसीलिए हमने ये वार्निंग देनी शुरू करी कि एक्सरसाइज करने से पहले आप पूरा चेकअप करवा लें अपने हार्ट का कि उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा है। हमने तो इस हद तक के पूरा प्रोग्राम बना लिया मैदानता में, जिसको हम पोस्ट कोविड कंप्लीट चेकअप कहते हैं, जिससे सब कुछ, लंग्स, हार्ट, ब्रेन फंक्शन, फिजिकल मसल फंक्शन, सब कुछ हम चेक कर लेते हैं। तो इसीलिए इसको लाइटली नहीं लेना है, और स्पेशली उन लोगों के लिए जो फुल एक्टिविटी में जाना चाहते हैं वापस लाइफ में, कि उनको पता होना चाहिए कि उनके और अदर ऑर्गन्स को कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। जी, बहुत जरूरी हो जाता है अगर आपको कोविड हुआ है, हल्के सिम्टम्स भी हुए, तो जैसे डॉक्टर कह रहे हैं पूरी एहतियात के बाद ही कोई एक्सरसाइज शुरू करें। शुक्रिया डॉक्टर इस पूरी जानकारी के लिए। तो इस बात का ख्याल रखें कि कोविड से ठीक होने के बाद भी आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा। तो चलिए, जाने से पहले आपको जम्मू कश्मीर की एक खास मुहिम के बारे में बता देते हैं। वहां महिलाओं में टीकाकरण को बढ़ावा देने की एक कोशिश की जा रही है। खासतौर पे जम्मू के उधमपुर में सिर्फ महिलाओं के लिए एक टीकाकरण केंद्र बनाया गया है, ये गुलाबी टीकाकरण केंद्र। इसका पूरा मकसद ही यही है कि महिलाओं को प्रोत्साहित किया जा सके कि वो आगे आएं और टीका लगवाएं। तो फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।